नोएडा में अपराध पर लगाम लगाने के लिए विशेष पेट्रोलिंग यूनिट बनाई गई है। गाड़ियों की चेकिंग और बदमाशों की धरपकड़ के लिए रविवार को 60 ऐसी पेट्रोलिंग यूनिट की शुरुआत की गई। पेट्रोल यूनिट की हर एक बाइक पर एक सब इंस्पेक्टर और एक सिपाही तैनात रहेगा, जो बॉडी कैमरा और दूसरी हाईटेक सुविधाओं से लैस होंगे। इसके अलावा ये विशेष यूनिट जीपीएस से लैस होगी। नोएडा में इस विशेष यूनिट का काम चेन स्नैचिंग, लूटपाट कर भाग रहे बदमाशों को पकड़ने के साथ ही गाड़ियों की चेकिंग का भी होगा। टेरर फंडिंग के मामले में आज एनआईए जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता मीरवाइज उमर फारूक से पूछताछ करेगी। मीरवाइज के साथ ही एनआईए अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी के बेटे नसीम गिलानी से भी पूछताछ करेगी। ये पूछताछ दिल्ली में एनआईए के मुख्यालय में सुबह 11 बजे होगी। इससे पहले एनआईए ने मीरवाइज के रिश्तेदारों मौलवी मंजूर और मौलवी शफात से पूछताछ की है। टेरर फंडिंग मामले में एनआईए ने पिछले महीने मीरवाइज के ठिकानों पर छापेमारी की थी। मीरवाइज और नसीम गिलानी पर कश्मीर में आतंकवादियों और पत्थरबाजों को फंडिंग का आरोप है। पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों के खिलाफ की गई वायुसेना की कार्रवाई के बाद से चुनावी रैलियों में एयर स्ट्राइक का मुद्दा लगातार छाया हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के नेता अपनी रैलियों में आतंकवाद के खिलाफ सरकार के बड़े फैसले का जिक्र बढ़ चढ़ कर रहे हैं, ताकि एयर स्ट्राइक के सबूत मांगने वाले नेताओं को जवाब देने के साथ ही चुनावी माहौल में मोदी सरकार के इस फैसले पर जनता का समर्थन हासिल किया जा सके। पाकिस्तान ने खुद ने कहा, सबसे पहले ट्वीट पाकिस्तान ने किया कि हिंदुस्तान की सेना ने हमारे वजूद में घुस करके मारा है। उन्होंने कहा हमारे देश में ऐसे सरफरे लोग हैं, उन्होंने 7-8 बजते क्या चालू किया पता नहीं। ये बालाकोट कहाँ है? ये हिंदुस्तान, ये आपने देखा होगा, ये टीवी पर था, यूट्यूब पर जाकर के देख लीजिए। 26 फरवरी से पहले देश की सियासत में महागठबंधन का जोर है। महागठबंधन में सियासत के नए नए समीकरण बन रहे हैं। कभी अखिलेश यादव और मायावती की जुगलबंदी दिख रही है, तो कभी ममता बनर्जी की अगुवाई में पूरा विपक्ष एक साथ नजर आ रहा था। 26 पार्टी ने भाग लिया है और आने वाला दिन में तो बोलना है कि मोदी बाबू का सरकार को एक्सपायरी डेट हो गया है। लेकिन 26 फरवरी को पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों के खिलाफ की गई एयर स्ट्राइक के बाद सियासी पंडित मान रहे हैं कि सियासत के समीकरण कुछ बदले नजर आने लगे हैं। देश में ऐसा होता है जब शौर्य की बातें होती हैं, वीरता की बातें होती हैं, तो जनता एकजुट होती है और जो उसको करता है उसके पक्ष में लोग जाते हैं। तो ये बहुत नेचुरल है कि एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब, तथाकथित मुंहतोड़ जवाब देने के बाद तो विपक्ष जो है कमजोर पड़ा है। हालांकि विपक्ष के तमाम नेता मोदी सरकार की घेराबंदी में फिर भी लगे हैं, लेकिन सरकार की ओर से विपक्ष को जवाब देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के आरोपों का जवाब देने के लिए मोर्चा संभाल रखा है और अपनी चुनावी रैलियों में वो एयर स्ट्राइक के सबूत मांगने वाले नेताओं पर लगातार हमलावर भी है। सत्ता के सिंहासन पर भूतकाल में बैठे हुए लोग जो भाषा बोल रहे हैं, उस भाषा से दुश्मनों को ताकत मिल रही है, दुश्मनों को ताकत मिल रही है। ये लोग यहां विवादित बयान दे रहे हैं, सवाल भारत के वीरों के पराक्रम पर उठा रहे हैं और उनके निवेदन सुनकर के तालियां पाकिस्तान में बज रही है। आतंकवाद अब लोकसभा चुनाव का मुख्य मुद्दा बन गया है और प्रधानमंत्री भी इस मुद्दे पर पिछली यूपीए सरकार को घेरने से नहीं चूक रहे। ये वही लोग हैं जो मुंबई हमले के बाद आतंक के सरपरस्तों को जवाब देने की हिम्मत नहीं दिखा पाए। ऐसे लोग न देश के जवान के हैं और न ही देश के किसान के हैं। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में बीजेपी इस मुद्दे पर चुनाव प्रचार अभियान और तेज करेगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये मुद्दा बीजेपी को 2014 जैसी कामयाबी दिला पाएगा। हालांकि कांग्रेस की ओर से पूरी कोशिश की जा रही है कि मोदी सरकार को जन सरोकार से जुड़े मुद्दे पर घेरा जा सके। यही वजह है कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अपनी रैलियों में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और किसानों के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने में जुटे हैं। देश के युवाओं को आप ये समझाइए कि 5 साल से एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक आप भाषण दे रहे हो।
मगर 5 साल में हिंदुस्तान के युवाओं को आप रोजगार नहीं दे पाए। छोटे दुकानदारों को, स्मॉल मीडियम बिजनेसेस को आपने नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का झूठ आपने बोला। एयर स्ट्राइक से पहले बीजेपी पर राम मंदिर मुद्दे का दबाव था, मगर अब मध्यस्थता वाले फैसले के बाद ये मुद्दा भी चुनाव बाद तक टल गया है। ऐसे में बीजेपी को एयर स्ट्राइक ने वो संजीवनी सौंप दी जिसकी उसे जरूरत थी। मैदान भी वो अपना बनाना चाहते हैं, अपनी पिच पे खेल करना चाहते हैं, और ये लोग उस पर बैटिंग कर रहे हैं। स्मार्ट इनके लिए होता कि कहते भाई ठीक है, आप राष्ट्र के नेता हैं, आप प्रधानमंत्री हैं, आपको वो तो करना ही करना था, वो आप न करते तो गलती होती, लेकिन इन सवालों का जवाब दे दो भाई। राजनीति का इतिहास है कि युद्ध जैसे हालात में सत्ताधारी पार्टी को फायदा होता ही है। बीजेपी इस बात को अच्छी तरह समझती है कि पुलवामा हमले के बाद मोदी सरकार ने जिस तरह से आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ ताबड़तोड़ कड़े फैसले लिए, उससे चुनावी माहौल की दशा और दिशा बदल गई और बीजेपी इसका फायदा उठाने में पीछे नहीं हटेगी। झारखंड के दुमका में लोक निर्माण विभाग के गोदाम में आग लगने से हड़कंप मच गया। बताया गया कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, जिसके बाद गोदाम से आग की ऊंची लपटें निकलने लगी और वहां धुएं का गुबार छा गया। अंधेरा और गोदाम में धुआं ज्यादा होने की वजह से दमकल विभाग को आग बुझाने में दिक्कत का सामना करना पड़ा। आग के अलावा कुछ नहीं दिख रहा। बताया गया कि गोदाम में आग बुझाने के कोई पुख्ता इंतजाम नहीं थे और वहां प्लास्टिक के अलावा तारकोल रखा हुआ था, जिसकी वजह से आग तेजी से फैली। वहीं लोक निर्माण विभाग ने गोदाम में आग लगने से करीब 50 लाख रुपए के नुकसान का दावा किया।